मैम ऑडियो नहीं आ रहा आपका। ओके, यस मैम आ गया। लास्ट क्लास में मैंने क्या बताया था, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला मैंने बताया था, ठीक है। और मैंने बताया था कि इस फॉर्मूले से हम क्या ये देखते हैं कि R किस पे डिपेंड कर रहा है। रेजिस्टेंस इज डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ द कंडक्टर, इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एंड रेजिस्टेंस इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है। आर का ए के साथ कैसा रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एंड आर का एल के साथ कैसा रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में आपको एक नया कांस्टेंट मिला था जिसे हमने कहा था रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसे हमने क्या नाम दिया था, रेजिस्टिविटी, या फिर और एक नाम था ऑल्सो नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अब हम कुछ बातें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की कर दें, और मैंने डेफिनेशन इसकी बता दी थी, ये एक फंडामेंटल जो है रेजिस्टेंस होता है, और ये क्या करता है, इट रेजिस्ट द इलेक्ट्रिक करंट, ये इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने में उसमें क्या होता है, रुकावट डालता है, ठीक है। तो हम रेजिस्टिविटी के बारे में और भी कुछ बातें बताएं। रेजिस्टिविटी, फर्स्ट पॉइंट, इट इज कांस्टेंट, कांस्टेंट होता है, ठीक है। रेंज ऑफ रेजिस्टिविटी फॉर metals and alloys, for metals and alloys is 10 to the power 8 to 10 to the power minus 6 ohm meter, ठीक है। मेटल्स और अलॉयज के केस में जो रेजिस्टिविटी का रेंज जाता है वो 10 टू द पावर -8 से 10 टू द पावर -6 के बीच में होता है। नेक्स्ट, रेंज ऑफ रेजिस्टिविटी फॉर नॉन मेटल्स, और नॉन मेटल्स इज ऑल्सो नोन एज इंसुलेटर्स, ओके। नॉन मेटल्स insulators is 10 to the power 12 to 10 to the power 7 ohm meter, ओके। यूनिट मैंने बताया था, यूनिट क्या होती है रेजिस्टिविटी की, ओम मीटर। नेक्स्ट, कॉपर और एल्यूमिनियम, मैं आपको बता दूं सबसे अच्छे कंडक्टर, बेस्ट कंडक्टर कौन सा होता है, वो सिल्वर होता है। अगर हम कंडक्टर का जो है कंडक्टिविटी हम देखें तो सबसे अच्छा होता है सिल्वर, उसके बाद आप कॉपर और एल्यूमिनियम। यस मैम वो डिस्टिल वाटर क्या होता है, कंडक्टर या इंसुलेटर? देखिए, डिस्टिल्ड वाटर की बात करें तो डिस्टिल्ड वाटर में आयंस जल्दी टूटते नहीं है, ठीक है ना। और आयन इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो करने के लिए आयंस का टूटना बहुत जरूरी होता है, यस मैम। ठीक है ना। तो डिस्टिल्ड वाटर अगर होगा तो उसमें आयंस नहीं बनेंगे, और आयंस नहीं बनेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए वो इंसुलेटर,
ठीक है, यस मैम। जो है बताया जाता है। और अगर हम थोड़ी सी भी उसमें इम्प्योरिटीज मिला देंगे तो इम्प्योरिटीज की वजह से H पॉजिटिव OH नेगेटिव वो टूट जाता है और उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने लगता है। डिस्टिल्ड मैम जैसे वाटर इज सॉल्ट आल्सो मिला दो नोन तो? एज, हाँ सॉल्ट मिला देंगे, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, वो क्या करेगा कि वो जो यस है मैम। वो प्रोवाइड करेगा H पॉजिटिव OH नेगेटिव को, कि इनिशिएट करेगा उसको भी, जो है वो इंडक्ट करेगा और इंडक्शन के थ्रू H पॉजिटिव OH नेगेटिव दोनों ही टूट जाते हैं। ओके, यस और मैम। जैसे वो ब्रेक होंगे, आयंस ब्रेक हो गए और उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने लगता है। ठीक है, तो डिस्टिल्ड यस वाटर इज आल्सो नोन एज मिनरल वाटर, मिनरल वाटर भी हम उसे कह सकते हैं। ठीक है, मैम उसे पी सकते हैं? यस बिल्कुल, आप तो डिस्टिल्ड वाटर ही तो पीना चाहते हैं, आप लोग प्योर वाटर पीना चाहते हैं, प्योर वाटर इज आल्सो नोन एज डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, बट आजकल जो वाटर है वो कहाँ प्योर है, उसमें इम्प्योरिटीज यस होती है, इसीलिए इलेक्ट्रिक करंट उसमें बहुत ही इजीली फ्लो कर जाती है। ठीक है, यस मैम। हाँ। थैंक यू मैम। सिल्वर कॉपर एल्यूमिनियम, ये मैंने जो है थोड़ा सा ऑर्डर लिख दिया है, कंडक्टिविटी का ऑर्डर लिख दिया है। सबसे ये बेस्ट कंडक्टर है कॉपर, उसके बाद और एल्यूमिनियम उसके बाद, ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी। ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी। ठीक है, कॉपर और एल्यूमिनियम, इनके बारे में कुछ बताएं। कॉपर एंड एल्यूमिनियम are used in electrical transmission, used in electrical transmission। क्यों ये इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन में यूज किए जाते हैं? एज दे हैव लो रेजिस्टिविटी, क्योंकि इनकी रेजिस्टिविटी लो होती है, और जिसकी रेजिस्टिविटी लो होती है इलेक्ट्रिक करंट इजीली फ्लो कर जाते हैं। क्योंकि मैंने बताया था आपको रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन क्या है, रेजिस्टिविटी क्या होते हैं, फंडामेंटल रेजिस्टेंस होते हैं और ये इलेक्ट्रिक करंट को रेजिस्ट करते हैं। तो अगर किसी भी एलिमेंट की रेजिस्टिविटी कम हुई तो मतलब वो इलेक्ट्रिक करंट को रेजिस्ट कम कर पाएगा, वो फ्लो इजीली करने देगा। तो कॉपर और एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी कम होती है, जिसके कारण क्या होता है कि वो आसानी से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने देते हैं। इसीलिए मोस्टली जितने भी वायर्स होते हैं वो कॉपर और एल्यूमिनियम के बने होते हैं। हाँ, ये भी क्वेश्चन है कि सिल्वर के क्यों नहीं बनाए जाते हैं, वो इसलिए बनाते हैं क्योंकि सिल्वर इतना कॉस्टली होता है, और सिल्वर के अगर बन भी जाए तो वो क्या होंगे, वो तो चोरी हो जाएंगे ना, इतना कॉस्टली होता है। तो ठीक है, इसीलिए कॉपर और एल्यूमिनियम के बनाए जाते हैं। अलॉयज की बात करते हैं, अलॉयज क्या होते हैं, अलॉयज का यूज कहाँ होता है? एलॉयज क्या होते हैं, जो जो कई सारे एलिमेंट्स को मिला करके जो भी सब्सटेंस बनाए जाते हैं, जो कंपाउंड्स बनाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अलॉयज कहते हैं। ठीक है, अलॉयज आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस, इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस। क्यों ये इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस में यूज किए जाते हैं? एज देयर रेजिस्टिविटी इज हाई, इनकी रेजिस्टिविटी हाई होती है, एंड दे डू नॉट बर्न रेडियली, और ये आसानी से जलते भी नहीं है, दे डू नॉट बर्न
रेडियली, दे डू नॉट बर्न रेडियली। इसका क्या रीजन है? देखिए अलॉयज क्या होते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स को, 2 या 3 एलिमेंट्स को किसी परफेक्ट रेंज में, परफेक्ट परसेंटेज में मिला करके कुछ नए सब्सटेंस बनाए जाते हैं जिन्हें हम अलॉयज कहते हैं। अलॉयज इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस, जैसे हम कह सकते हैं आयरन, ठीक है, और आप हीटर कह सकते हैं, ठीक है, शॉर्ट सर्किट का जो वायर होता है उसे भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये सब इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस में जिनका जिनका टेम्परेचर बहुत, जिन्हें बहुत ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत होती है, उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस। तो इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस में इन जैसे इनके वायर के यूज किए जाते हैं, अलॉयज के वायर बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि क्या होता है कि देखिए उनको, उन्हें बहुत ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत होती है, उनमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, तो रेजिस्टिविटी उनकी हाई होती है। अगर रेजिस्टिविटी हाई होगी तो उनमें इलेक्ट्रिक करंट को रेजिस्ट करेंगे, और इलेक्ट्रिक करंट को रेजिस्ट करेंगे तो मींस जो उनमें इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगी, और इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगी तो वो रेडियली मतलब बर्न करने से बच जाएंगे, ठीक है, और वो काफी टाइम तक यूज होंगे। और नॉर्मल वायर अगर हम ले लेंगे तो उनकी रेजिस्टिविटी लो होती है, इलेक्ट्रिक करंट बहुत ही इजीली उनमें से फ्लो कर जाएगी और वो वायर जल जाएंगे, ठीक है। इसलिए ये दे डू नॉट बर्न रेडियली मैंने लिखा है कि ये आसानी से, तेजी से जलते भी नहीं है, ये काफी देर तक ये जो सफर कर ले जाते हैं हीट को। ओके, तो अलॉयज का ये यूज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों ही पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये दोनों ही पॉइंट्स आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। रेजिस्टिविटी में कॉपर और एल्यूमिनियम का क्या रीजन है, और अलॉयज का क्या ये रीजन है, कहाँ पर यूज किया जाता है, ठीक है, कॉपर और एल्यूमिनियम और अलॉयज के बारे में। नेक्स्ट एक टर्म आता है रजिस्टर। मैम वीडियो फंस गया। वो हो सकता है आपके पास नेटवर्क प्रॉब्लम हो, यहाँ पर वीडियो बहुत अच्छा चल रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से आप नेटवर्क में जाइए, ठीक हो जाएगा। एक टर्म आता है रजिस्टर। रजिस्टर क्या होता है? रजिस्टर एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है जो कि इलेक्ट्रिक करंट के जो रास्ते में क्या होता है, कुछ भी मतलब वो इलेक्ट्रिक करंट को इजिली फ्लो ना होने दे, ठीक है। तो रजिस्टर क्या है? रजिस्टर इज एनीथिंग, वो कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग which cannot flow electric current, which could not flow electric current easily। वो easily इलेक्ट्रिक करंट को अगर फ्लो नहीं होने देगा तो उसे हम कहते हैं रजिस्टर। इसके लिए, इसके एग्जाम्पल नॉर्मल है, फैन हो सकता है, बल्ब हो सकता है, ठीक है, टीवी हो सकती है। तो क्या होता है, वायर में अगर वायर के बीच में कुछ भी ना लगा जाए, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ना लगाया जाए, कोई भी डिवाइस ना लगाई जाए, तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो बहुत ही इजीली करती है। लेकिन अगर हमने फैन लगा दिया, बल्ब लगा दिया, टीवी लगा दिया, तो ये रेजिस्टेंस नहीं कहे जाते, ये रजिस्टर्स कहे जाते हैं, जो कि इलेक्ट्रिक करंट के जो उसमें रास्ते में क्या होता है कि थोड़ा सा इन्होंने रुकावट पैदा कर दी, मतलब ये कुछ इलेक्ट्रिक करंट चाहते हैं तो इन्हें इलेक्ट्रिक करंट देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक करंट कुछ इलेक्ट्रिक करंट में यूज हो जाती है। ओके, तो फैन, बल्ब, टीवी और ऑल्सो नोन एज रजिस्टर, नॉट रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी से इनका कोई लेना देना नहीं है। रजिस्टर्स होते हैं जो रेजिस्टेंस का ही कुछ काम करते हैं, हल्का फुल्का उनका, उन्हीं की तरह ये उन्हीं की तरह काम करते हैं, ठीक है। अब हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं, रेजिस्टेंस को कैसे हम जोड़ते हैं, मतलब उन्हें कैसे कॉम्बिनेशन करते हैं, उनका कॉम्बिनेशन के लिए कॉम्बिनेशन इन रेजिस्टेंसेस।
ओके 2 मिनट रुक जाइए। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, यस मैम। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। मैंने लास्ट क्लास में आपको आपसे कहा था कि मैंने 1 ओम की डेफिनेशन नहीं बताई। मैंने कहा था आप 1 ओम की डेफिनेशन खुद से सोचिएगा, ठीक है। और मैंने आपसे कहा था कि अगर नहीं आप बता पाएंगे तो फिर मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी। तो पहले मैं ये बता देती हूँ क्या है। अच्छा ये बताइए ओम किसका यूनिट है? रेजिस्टेंस का है, मींस आर का है। और आर का फॉर्मूला क्या है? हमने फॉर्मूला पता था आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। ओके, तो अगर वो ये क्या है? वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस है और ये क्या है? इलेक्ट्रिक करंट है। इट मींस इफ both ends of the conductor, potential difference of both ends of the conductor is 1 वोल्ट हो जाए। अगर 1 वोल्ट हो जाए, कंडक्टर के दोनों एंड्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट हो जाए और थ्रू द कंडक्टर इलेक्ट्रिक करंट जो है वो 1 एम्पियर फ्लो करे, तो जो रेजिस्टेंस होगा वायर का वो क्या होगा? 1 ओम होगा। ठीक है, अब आप इसको डेफिनेशन बना लीजिएगा इसको अच्छी तरीके से कि क्या है। 1 वोल्ट एंड्स वाले कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रिक करंट 1 एम्पियर की फ्लो करे तो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस, उस वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा? 1 ओम होगा। ठीक है, रेजिस्टेंस को हम दो मेथड से आप कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। इसका फर्स्ट है इन सीरीज और सेकंड है इन पैरेलल। फर्स्ट है सीरीज और सेकंड है पैरेलल। सीरीज के फॉर्म पहले हम देखते हैं। देखिए सीरीज फॉर्म में क्या क्या होता है कि आप रेजिस्टेंस को एक के बाद एक, 1 बाय 1, एक के पीछे एक आप जोड़ते जाए, कनेक्ट करते जाए। तो ये हो गया रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को इस सिंबल से हम सर्किट में डिनोट करते हैं। रेजिस्टेंस को इस सिंबल से हम सर्किट में डिनोट करते हैं, ये इस तरीके। ठीक, ये सिंबल होता है। तो ये फर्स्ट रेजिस्टेंस हुआ R1, उसके पीछे हमने एक और रेजिस्टेंस R2 और उसके पीछे हमने एक और रेजिस्टेंस R3। ये मैं सर्किट बना रही हूँ। और उसके बाद मैंने आपको बताया था अमीटर लेते हैं। और अमीटर क्या होता है? अमीटर हमेशा इलेक्ट्रिक सर्किट में सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर हमने अमीटर को भी ऐड कर दिया, कनेक्ट कर दिया है। ओके, और उसके बाद हमने लिया बैटरी। ठीक है, लेट द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी इज इक्वल टू वी वोल्ट। हमने बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना सपोज किया है? वी वोल्ट। ठीक है, दैट इज प्लस टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड माइनस टर्मिनल ऑफ बैटरी। एम्पियर का भी ये हो जाएगा प्लस टर्मिनल और ये माइनस टर्मिनल। आप इस तरीके से ही चलेंगे क्योंकि बैटरी में हमेशा जो सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट होती है वो बैटरी के प्लस टर्मिनल टू माइनस टर्मिनल, तो इलेक्ट्रिक करंट ऐसे फ्लो। यस मैम। ओके, अब आप सोचिए ये प्लस टर्मिनल, एम्पियर का प्लस टर्मिनल, इट मींस रेजिस्टेंस का प्लस टर्मिनल और ये हो जाएगा रेजिस्टेंस का माइनस टर्मिनल। ओके, ठीक है। और रेजिस्टेंस में आपको इतना क्लियर दिख रहा होगा कि इसमें जो इलेक्ट्रिक करंट सारे रेजिस्टेंसेस में जा रही है
वही इलेक्ट्रिक करंट तो एमीटर में भी जाएगी। पहले वो एमीटर से होते हुए और उसके बाद सारी की सारी इलेक्ट्रिक करंट वो रेजिस्टेंस में, फिर उसके बाद दूसरे रेजिस्टेंस में, फिर तीसरे रेजिस्टेंस में। क्या आपको कहीं पर करंट की वैल्यू या करंट आपको ब्रेक होते हुए दिख रही है? यहाँ पर कहीं पर भी करंट का मैंने आपको ब्रेक नहीं दिखाया गया, कहीं पर भी करंट दो हिस्सों में या तीन हिस्सों में इस तरह के टू या के पार्ट्स में नहीं बट रही है। ठीक है, तो अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी ये है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जब हम रेजिस्टेंस को सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं, इस कनेक्शन में हमेशा इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। ठीक है, थ्रू द सर्किट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट नेवर चेंज, कभी भी चेंज नहीं होती है। ओके, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं इन सीरीज कॉम्बिनेशन, in series combination of resistances, electric current through the circuit remains constant। ठीक है, वो कांस्टेंट रहती है। तो इलेक्ट्रिक करंट सपोज कीजिए हमने आई दिया और आई चेंज नहीं होगी, यहाँ पर भी आई और यहाँ पर भी आई। ओके, तो इलेक्ट्रिक करंट चेंज नहीं हो रही है, तो अमीटर सेम वही रीडिंग मेजर करेगा जो रीडिंग बैटरी से निकल रही है। मतलब जितनी टोटल करंट, टोटल अमाउंट ऑफ करंट बैटरी से निकल रही है, वो पूरी टोटल अमाउंट ऑफ करंट को अमीटर मेजर करेगा और वही टोटल अमाउंट ऑफ करंट सारे रेजिस्टेंसेस से होते हुए फिर बैटरी में चली जाती है। ठीक है, अब हम इसका डेरिवेशन करते हैं कि फॉर्मूला क्या आता है सीरीज कॉम्बिनेशन का। ठीक है, अब देखिए I इज इक्वल टू, आपको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का V वोल्ट है और सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस वो क्या होते हैं, वो डिवाइड हो जाते हैं, अक्रॉस द रेजिस्टेंस वो चेंज हो जाते हैं। जैसे कि R1 रेजिस्टेंस है तो सपोज कीजिए यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो गया और वो V1 हो गया। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहती है बट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस वो चेंज हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर सपोज कीजिए हमने V2 लिया और लेट द यहाँ पर V3 हो गया। ओके, अब हम अलग अलग सारे रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस आपको करंट निकाल के दिखाते हैं और तब फिर बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के आते हैं। V1 इज इक्वल टू क्या आएगा, V इज इक्वल टू IR, मैंने फॉर्मूला बताया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, करंट सेम है इसलिए हम करंट को I ही लिखेंगे और फर्स्ट रेजिस्टेंस में IR1, सेकंड में सेम IR2 एंड थर्ड में V3 इज इक्वल टू IR3। ओके, ये आपको पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यूज मिल गई हैं और आपको दिख रहा है कि वोल्टेज जो भी बैटरी ने पोटेंशियल दिया वो पोटेंशियल टोटल मिला करके बैटरी के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, ये टोटल पोटेंशियल मिला करके वो बैटरी के पोटेंशियल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 और वैल्यूज पुट कर देते हैं। V1 की वैल्यू IR1, V2 IR2 एंड V3 IR3। इसी तरीके से अगर और भी सारे और ढेर सारे रेजिस्टेंस होते तो वो भी हम प्लस IR4, IR5, IR3 एंड सो ऑन करते रहते। ठीक है, तो हमने सपोज किया कि अभी हमने 3 ही रेजिस्टेंस लिया है। V इज इक्वल टू, यहाँ पर हम ये टोटल का है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी, तो कि यहाँ पर भी टोटल करंट I है और यहाँ का हमने रेजिस्टेंस मान लिया, सपोज किया R है। ठीक है, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा इन सबका इसे ही हम, वो बैटरी का ही रेजिस्टेंस होगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पर REQ लिख दिया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस।
जो टोटल रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन का जो प्रोडक्ट होगा उसे ही हम कहेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। यहाँ से आई आप कॉमन लेकर के कैंसिल आउट कर सकते हैं, सारे आई कैंसिल होंगे तो आपका फॉर्मूला क्या होगा, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, R इज इक्वल टू आर इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3। तो आपको कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मिल गया है, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, और भी सारे रेजिस्टेंस हो तो आप उसमें ऐड करते जाएंगे, R4 R5। ओके, अब मैं आपको कुछ और समझाती हूँ, इसमें थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि आपके क्वेश्चंस यहाँ से तो बहुत ही सिंपल हो जाएंगे, लेकिन एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है, हम उसे भी यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सपोज करिए हमने रेजिस्टेंसेस के सम वैल्यू को जो है ले ली है, कुछ वैल्यू हम सपोज करते हैं 1 2 3 ले लिया। ठीक है, रेजिस्टेंसेस के इस बार वैल्यू ले लिया है, फर्स्ट रेजिस्टेंस की वैल्यू 1, सेकंड की 2, थर्ड की 3 ओम। ओके, इसी फिगर में देख लेते हैं, R1 is equal to 1 ohm, R2 is equal to 2 ohm and R3 is equal to 3 ohm। ओके, और इसका फिर जो है ये फॉर्मूले से ही हम इसका आंसर भी निकाल लेते हैं। R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3, ये 3 to 5 और प्लस 1 6, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, आपको ये देखना है कि ये जो वैल्यू आई है वो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू जो सबसे बड़ा वाला रेजिस्टेंस है, इट मींस जो ग्रेटर रेजिस्टेंस है उससे भी ज्यादा है, उससे भी ग्रेटर है। तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं, आर इक्विवेलेंट इज ग्रेटर देन R1, ग्रेटर देन R2, ग्रेटर देन R3। ठीक है, ये सभी से ग्रेटर होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो अलग अलग जो अलग अलग रेजिस्टेंसेस की वैल्यू से हमेशा ग्रेटर होता है। ठीक है ना, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की वैल्यू से वो ग्रेटर होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल करके आया है, इस पर क्वेश्चंस जरूर आते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, रीजनिंग के क्वेश्चंस आ जाते हैं। नेक्स्ट है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। सेकंड, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये सर्किट से हमने अटैच कर दिया। बैटरी, बैटरी मैंने कनेक्शन कर दिया, बैटरी का वोल्टेज सपोज करिए V है। ओके, रेजिस्टेंसेस वैल्यू R1, R2, R3। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि जो वोल्टमीटर होता है, वोल्टमीटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो ओके, तो यहाँ पर हम वोल्टमीटर को वोल्टेज
वोल्टेज मेजर करने के लिए हमने वोल्टमीटर को पैरेलल ही कनेक्ट कर दिया। वोल्टमीटर पे यहाँ पर कनेक्ट हो गया है। ओके, ये कनेक्शन, ये पूरा का पूरा इन तीनों ही रेजिस्टेंसेस का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इन तीनों का ही सेम होगा और वही वैल्यू ये वोल्टमीटर मेजर करेगा। इट मींस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स द सेम। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये पॉइंट हम यहाँ पर लिख रहे हैं। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, in parallel combination of resistances, in parallel combination of resistances, potential difference across the resistances remains the सेम रहता है। ओके, वो चेंज नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पर जितना पोटेंशियल डिफरेंस, जितना यहाँ पर बैटरी में हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू ही R3 की होगी, R2 की होगी और R1 की होगी। सो इन द केस ऑफ दिस वोल्टमीटर की रीडिंग भी क्या होगी? सेम, जो हमने बैटरी को पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है वही वैल्यू हो जाएगी वोल्टमीटर की। तो अगर ये भी V है तो ये भी V और V पोटेंशियल डिफरेंस ही होगा। ठीक है, करंट की ये प्लस टर्मिनल, माइनस टर्मिनल और करंट हमने ये सपोज की। देखिए यहाँ पर जाते ही क्या हुआ कि करंट बढ़ गई और करंट क्या है, ये पार्ट्स में डिवाइड हो गई है, तो यहाँ पर पार्ट्स में डिवाइड हमने कर दिया। ठीक है, उसके बाद ये सारी करंट्स आएगी और फिर से तो जितना ये करंट देगा, बैटरी जितना करंट देता है उतना करंट ये ले लेता है। तो ठीक है, अगर इसने आई करंट दिया है तो फिर ये सपोज करिए फिर ये आई करंट लेगा। बट क्या हुआ कि यहाँ पर करंट ने पार्ट्स में डिवाइड हो गए, तो यहाँ पर अब पार्ट्स में डिवाइड हो गया, मतलब यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू कुछ और होगी तो करंट की भी वैल्यू कुछ और होगी। ठीक है, तो हम यहाँ सपोज करते हैं कि यहाँ पर करंट की वैल्यू I1, ठीक है, R2 में I2 और R3 में I3 हो गई। टोटल अमाउंट ऑफ करंट यहाँ पर I3 और उसके बाद ये सब ऐड होकर के फिर टोटल अमाउंट ऑफ करंट होगी I। ओके, वैल्यूज निकाल लेते हैं I1, I2 और I3 की। तो I1 इज इक्वल टू मैंने बताया था ओम्स लॉ V अपॉन R। ठीक है, तो यहाँ पर I1 की वैल्यू हो जाएगी V रिमेन्स द सेम, पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो फिर V नहीं चेंज होगा, तो यहाँ पर हम V की वैल्यू V ही लेंगे अपॉन R1। ठीक है, I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2। ओके, और I3 इज इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन R3। ठीक है, अब आई हमें देखिए यहाँ पर कॉम्बिनेशन वाली जगह पर जहां पर आप जो करंट का कॉम्बिनेशन है वहां पर आई किसमें चेंज हो रही है, I1, I2 और I3 में। मींस ये तीन पार्ट्स में डिवाइड हो जा रही है और उसके बाद यहाँ पर फिर से ये तीनों मिल करके I ही बन जा रही है। तो यहाँ पर I इज इक्वल टू हम ये लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3। ओके, अब हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं, तो I1 इज इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन R1, I2 V अपॉन R2, I3 V अपॉन R3 और I क्या है, ये टोटल अमाउंट ऑफ करंट है जो बैटरी दे रहा है। तो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन बैटरी का रेजिस्टेंस, और बैटरी का रेजिस्टेंस हम सपोज कर रहे हैं R है। ओके, अब V से V यहाँ पर पूरा कॉमन लेते हैं तो कैंसिल आउट हो जाता है, तो क्या बचा
1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। सर रुक जाइए थोड़ा। सेम वही सिचुएशन यहाँ पर भी क्रिएट कर लेते हैं हम। रेजिस्टेंसेस की वैल्यू 1 ओम 2 ओम 3 ओम पुट करके एक रिजल्ट निकालते हैं, और वो रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मैंने कहा, हम फिर से यहाँ पर R1 इज इक्वल टू 1 ओम, R2 2 ओम और R3 3 ओम सपोज कर लिया। ठीक है, यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन से R इक्विवेलेंट का हम रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, क्या आया। ठीक है, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट, R1 की वैल्यू 1, R2 की वैल्यू 2 और R3 की वैल्यू 3। ठीक है, यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, 6 होगा और ये हो जाएगा 6, यहाँ पर 3 और ये 4। 11 अपॉन 6, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट 11 अपॉन 6, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा 6 अपॉन 11। ठीक है, ये लगभग आएगा नियरली 0.5। ठीक है, 0.5 ओम। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि R इक्विवेलेंट की वैल्यू हमें मिल रही है 0.5 और R1 1 ओम है, R2 2 ओम है, R3 3 ओम है। तो R इक्विवेलेंट आपको क्लियरली दिख रहा है, जो सबसे स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस है, स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस से भी स्मॉल आया, मतलब कम आया, सबसे कम वैल्यू आई है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें क्या मिलता है, वहां पर हमें क्या मिल रहा था, जो R इक्विवेलेंट की वैल्यू आई थी वो ग्रेटर वाले रेजिस्टेंस से भी ज्यादा थी, जो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस की वैल्यू थी उससे भी हमें ज्यादा दी गई थी। यहाँ पर हमें जो सबसे कम वैल्यू होगी रेजिस्टेंस की, उससे भी हमें जो आंसर आएगा वो उससे भी हमें कम मिलेगा। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू R1 से